दोस्तों नमस्कार। आज हमने आप सब लोगों को बुलाया है, आप सारे लोग आए और इसको कवरेज दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोगों को। इतनी दूर से आए उसके लिए और बहुत बहुत सारे थैंक यू। ये देश का एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के आप पूरे भारत देश के लोगों को सबको पता है और उसका नाम है वक्फ बिल। वक्फ बिल के बारे में आप सब लोग हिस्ट्री भी जानते हैं और उसकी शुरुआत भी जानते हैं। मैं बहुत अंदर तक नहीं जाना चाहता उसमें, पर उसकी कम टू द पॉइंट और ब्रीफिंग लीगलिटीज़ क्या है और उसको किस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में कल हो सकता है कि मेंशनिंग भी करें और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल इस मैटर को किसी भी स्तर से स्टे लगाया जाए। नहीं तो भारत देश की जो इकोनॉमी कही जा रही है और भारत देश में जिस बड़े स्तर पर लोगों को बिना घर के रहना पड़ेगा या बिना भूमिहीन कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ों के समस्या का बहुत व्यापक लेवल पर पूरे समाज पर एक बड़ा अंतर दिखेगा। सवाल यह भी नहीं है, सवाल किन किन आधारों पर बिल को पास कर दिया गया और बिल कल रात को करेक्ट 12 बजे यह बिल पास होता है और उसके बाद अब एक्ट के रूप में परिणित हो गया। मैंने आपसे आज से 3 दिन पहले भी 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बोला था कि इस बिल के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, पर जब एक्ट बन जाएगा तब। इसलिए मैंने आप सबको बुलाया, ये इसका बैकग्राउंड है। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑन दिस केस। पूरे वक्फ बिल में आप सबको पता है कि 22 लोगों के एक सेंट्रल कमेटीज जो बनती है वो वाले में है, दूसरा स्टेट कमेटीज जो है स्टेट कमेटीज में उसमें लगभग 11 लोग हैं। 12 लोग जो 22 लोगों की टीम जो सेंट्रल वाली है उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें से लगभग 10 लोग जो हैं वो मुस्लिम के होंगे और बाकी 12 लोग जो होंगे वो नॉन मुस्लिम होंगे। जो बिल ही बनाया गया था, जो एक्ट ही बनाया गया था 1954 से लेकर के आया और उसके बाद में यह क्रम से आगे बढ़ता गया और फिर आगे बढ़ते बढ़ते 2013 में इस बिल में पुनः संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके एक्ट बनाया गया कि इस वक्फ बिल में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड में आ सकता है, कोई भी लैंड को अपने डोनेट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिसका पर्पज और उद्देश्य क्रम से डिसाइड है कि वो हॉस्पिटल के लिए दी जा रही है, स्कूल के लिए दी जा रही है और अन्य विभिन्न जो सोशल एक्टिव कार्य होते हैं उनके लिए दी जा रही है, तो सवाल उठा कि गवर्नमेंट भी क्या करेगी इन जमीनों को लेकर के। जब सोशल वेलफेयर के नाम पर ये सारी चीज़ें ली गई हैं, पहले से उनके ऑब्जेक्ट में ही डिसाइड है, तो इनका ऐसे आने की क्या अफरा तफरी थी। तो सवाल का जवाब सिर्फ आप सबको पता है कि रेलवे भी नहीं बचता है तो और अन्य चीज़ें भी भारत देश की बहुतायत तरीके से प्रॉपर्टीज़ भी नहीं बिच रही, तो कहाँ जा रही हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में हैंड ओवर कर दी जाती हैं और उसके बाद वो ज़मीनों को अपने पर्पज़ के हिसाब से उसको क्रम से डाइल्यूट करते हैं। सवाल इसके साथ में यह भी नहीं है, अभी तक जो भारत देश में जिसकी आबादी लगभग 15 से 20% के बीच में मानी जाती है, क्योंकि 2011 के बाद में क्रम अभी पॉपुलेशन का अकाउंटेशन हुआ नहीं है, इसलिए ये इश्यूज़ को हम परफेक्ट डेटा पर नहीं बात कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि यदि मैं 2011 की पॉपुलेशन अकाउंटेंसीज की बात कर ले तो उसके आधार पर बात करूं तो जो भारत देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, जिसको माइनर लेवल पर हम बोल सकते हैं, उसकी ज़मीनों को लेकर के वक्फ बोर्ड बिल जो था वो एक्ट के रूप में परिणित हो गया और उसको क्रमशः सेंट्रल और स्टेट की जो दो पार्टीज होते हैं उस पार्ट पर स्टेट में 11 लोगों की जो टीम थी, 11 सदस्यीय टीम थी जिसमें मुस्लिम ही मुस्लिम हुआ करते थे, उसको घटा करके क्रमशः 4 कर दिया गया और उसमें जो मेजोरिटी बनाई गई अर्थात उसमें जो 7 लोग होंगे वो नॉन मुस्लिम बना दिए गए। सवाल यह नहीं है कि नॉन मुस्लिम कौन कौन से लोग होंगे, सवाल यह है कि जिसके लिए बिल लाया गया उसमें 100% पहले से ही डिसाइड हो गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। इसके साथ में जो 22 लोगों की लिए टीम थी सेंट्रल वाली, उस सेंट्रल टीम में 10 लोगों को मुस्लिमों को रख करके पहले से ही माइनर कर दिया गया। तो इसके आधार पर सत्यापित हो गया कि जो जिसको किरण रिजिजू ने पूरे पार्लियामेंट में बोला इस चीज़ को लेकर के कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो ट्रस्ट के लेवल से है। तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि जो भारत देश का एक्ट है ट्रस्ट का, वो इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में डीएम के अंडर में होता है और उसका डायलूजन भी होता है तो वो डीएम के अंदर में होता है, पर इसके डायलूजन का इसका प्रोसेस ही अलग था। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि 1956 से पहले अर्थात 1947 से पहले जब भारत देश की मैं बात कर लूँ तो ये ज़मीनें वक्फ बोर्ड में बहुत सारे मुस्लिमों ने दिया था और इस ज़मीनों को लेकर के वो बहुत सारे लोग दिए, डोनेट किए और इसके बाद चले गए, अर्थात या तो भारत से छोड़ के पाकिस्तान चले गए या वो बांग्लादेश चले गए, या हो सकता है कि और पहले की मैं बात कर लूँ 1917 से या 1817 के पहले की, तो म्यांमार इसका जिसका मतलब है रंगून जिसकी कैपिटल होती है, आज सारे लोग जानते हैं, वही भारत का कभी कभी पार्ट हुआ करता था। हो सकता है कि वहां भी चले गए हों या उनके वंशज अनुवांशिक रूप से वहां रह रहे हों।
तो क्या इसमें सिविल सूट का भी प्रोविज़न क्यों नहीं किया गया कि उनको नोटिफाइड करना चाहिए, उनको 15 दिन के लिए लिमिटेशन देना चाहिए। इसके साथ में ये सारे जुडिक्शंस को लेकर के तो कोर्ट में ये सारे लोगों ने, हमसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब पावर है कि जिनके पेरेंट्स इनहेरिटेंट यहाँ नहीं रह रहे, वो उस ज़मीन को सीधा का सीधा गवर्नमेंट अपने अंडर में रख सकती है। पर ये रखने के पावर्स जो दिए गए हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। मुस्लिम की संख्या जहां 22 पर 10 की गई, वहां 22 पर 12 आपको करना चाहिए या उससे ज़्यादा करना चाहिए था, आप उसको 10 नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए बिल, जिसके लिए एक्ट आया है उसके ही अगेंस्ट में जा रहा है। उसी के साथ में आपने जो स्टेट लेवल पर बनाया है एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ की मेंबर्स जो टीम है, उसमें भी आपने मुस्लिमों को कम नंबर्स दिया है और उसके साथ में नॉन मुस्लिमों को ज़्यादा रखा है। अर्थात इसका मतलब ही, आपका उद्देश्य ही पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब उस उद्देश्य में आपको कहता क्या है, यह भी मैं आप लोगों के सामने से कुछ बोलना चाहता हूँ। यह कानून नहीं मनमानी पक्षपाती पूर्ण है, इसके साथ में न्याय कम पक्षपात ज़्यादा है, इसके साथ में साजिश ज़्यादा दिखी पर बराबरी बिल्कुल नहीं दिखी। इसी के साथ में और आर्टिकल 26 और आर्टिकल 25, इसके साथ में आर्टिकल 21 और इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 का कंप्लीट तरीके से यहाँ वायलेशन कर दिए। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, यह जो बिल आया है, इस बिल के साथ में भारत देश में जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न जजमेंटों का, जहां पर वक्फ बोर्ड को लेकर के कंप्लीट एक्ट आया और वक्फ बोर्ड को लेकर के बोला गया कि वक्फ बोर्ड के जो एक्ट हैं वह पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो वो सवाल आया कि फिर ये क्यों लाए। तो फिर जजमेंट कौन कौन सा आया, रतिलाल गांधी का जजमेंट, तो दिलकाय कमेटी का जजमेंट, तो रतिलाल के जजमेंट में स्पष्ट तरीके से पूरी तरीके से इस चीज़ को बोल दिया गया। तो जब हाई कोर्ट ने बोला तो सुप्रीम कोर्ट को भी बोलने की आवश्यकता पड़ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बोला कि यदि कोई भी कई सालों तक चीज़ें चल रही हैं, कई पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती आ रही हैं, क्योंकि जो हमारा लॉज बनता है, जॉन लॉक को पढ़ लीजिए आप, लॉ का मतलब जॉन लॉक ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है। उसने बोला कि जब रीति रिवाजी पीढ़ी दर पीढ़ी बनती जाती हैं तो वो एक तरह से एक्ट हो जाती हैं, नियम हो जाती हैं, और उस पर कोई आप बिल ले आकर के कोई एक्ट बनाते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है वो, यानी वो बिल ही एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया और एक्ट वो जब बन के आया तो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। इसके साथ में बहुत सारे जजमेंट हैं, वो जजमेंट जो आर्टिकल 26 और 25 का कंप्लीट तरीके से वायलेशन कर रहे हैं, तो उनको भी हम इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ में इसको हम कर रहे हैं। पर ये जजमेंट के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, और इस पोएम को भी मैं कोट करना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना भी होगा। इस जजमेंट के बाद में पार्लियामेंट में भी कई सारे लोगों ने बोला, पर आउट ऑफ पार्लियामेंट कम लोगों ने बोला होगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बोले दे रहा हूँ इसको। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक बड़ी अच्छी पोएम है, आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा। ध्यान रखना, यहाँ ठाकुर का मतलब जमींदार से नहीं है, यहाँ ठाकुर का मतलब हो गया कि बात मतलब जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ है, ये ध्यान रखें। आधुनिक काल पर, मैं पहले से स्पष्ट कर दे रहा हूँ, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। ठाकुर का मतलब यहाँ गवर्नमेंट समझना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा इसके साथ में भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, पर बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, खेत का खेत, खलिहान ठाकुर का। वर्तमान जो बिल लाया गया है उस बिल में ये ठाकुर का मतलब आधुनिक प्रशासन, वो आधुनिक प्रशासन के रूप में ये पोएम को पूरी तरीके से मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, मैं इसके साथ में आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि जब ये वक्फ बिल आया तो इसमें जो आर्बिट्रीज बॉडीज़ होती है, आर्बिट्रीज जो बहुत सारे प्रोविजंस भी होते हैं, तो आर्बिट्रीज प्रोविजन का मतलब है कि जिनकी आवश्यकताएं नहीं हैं, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, जिसकी आवश्यकता बिल में नहीं, मतलब बहुत सारे नहीं रहती है, तो इन्होंने बताया कि लगभग 10 लाख के आसपास केसेस पेंडिंग है, इसके आने से केसेस की पेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो क्या इसमें इन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है? नहीं। क्या इन्होंने कोई ऐसा फॉर्मेट दिया है कि इसमें सारी चीज़ों को रिसॉल्व किया जा सके, एज पर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनको एक्ट के रूप में, फॉर्मेलिटीज़ के रूप में उसको किया जा सके, ऐसा इन्होंने कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के अलावा कई स्टेटों के चीफ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कलेक्टरों को आदेश दे दिया, बिल कल रात के 12 बजे आता है, मतलब एक्ट बन करके, पर उन्होंने दिन में ही घोषणा कर दी कि कलेक्टर हमें 5 दिन के अंदर में या कुछ टाइम लिमिट बॉन्ड माइनर के साथ में घोषणा कर दी कि हमें अपना पूरा का पूरा वो बताएं कि यहाँ वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीनें हैं,
हमें आइडेंटिफाइड करके बताएं। कुछ लोगों ने मेरे मोबाइल में वीडियो भेजा है, मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा था। इतनी दर्दनाक घटनाएं कि उनके दाह संस्कार कई सालों से वहां हो रहा है। दिल्ली की घटना मैं बता रहा हूं, कम से कम वहां हजारों लोग खड़े थे और वहां पर डीसीपी वहां के, ये मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियली बोल रहा हूं, मेरे मोबाइल में है, और वहां का दाह संस्कार नहीं करने दिया। बोला ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है तो अभी डिसाइड करने के लिए डीएम के पास पावर है। तो इन्होंने क्या किया है, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 6 में बात कर रहा हूं। इन्होंने पूरा मैटर डिसाइड करने का पावर किसको दे दिया, डीएम को दे दिया, कलेक्टर को, जो आईएएस ऑफिसर होता है। और आईएएस ऑफिसर जो होता है, कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, कहीं न कहीं उससे प्रभावित होता है, नहीं तो उसको लाइन हाजिर कर देंगे, अटैच कर देंगे। अब उस टाइप के तो आईएएस आप भी जानते हैं, बहुत कम हो गए भारत देश में, जो संविधान की रक्षा करें, जो देश के बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जनता के विचार पे बात करें। तो वो सारी चीज़ों को तो खत्म हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि डीएम को पूरा पावर दे दिया प्रोसीडिंग करने का, और वो डीएम जो चाहे चाहे पार्शियल ऑर्डर पास कर दे, अर्थात पार्शियल का मतलब भेदभावपूर्ण, चाहे वो चाहे तो उस जमीन को पूरा का पूरा सरकारी बना दे, या वो चाहे तो वक्फ बोर्ड को दे दे। पर अब इसमें होगा क्या, अब यदि डीएम ने ऐसा जजमेंट पारित कर दिया तो इसमें इन्होंने एक क्लॉज लगा दिया कि इसकी अपील भी नहीं की जा सकती है। भारत देश के प्रस्तावना में जहां स्पष्ट तरीके से लिखा है कि भारत एक जो है विभिन्न तरीके की चीज़ों को फ्लेक्सिबल, भारत देश बहुत सारे बहुसंख्यक धर्मों का एक सम्मिलियन है, विलयन है। तो उस सारे सम्मिलियंस में आपको देखना होगा कि भारत देश किस कैटेगरी में जा रहा है। क्या भारत देश में एक धर्म को लेकर के इतनी सारी चीज़ें हैं, जहां भारत देश वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही थी, वहां आज देखिए क्या दशा हो रही है। तो कलेक्टर ने यदि पार्शियल ऑर्डर पास कर दिया तो इम्प्यूज्ड ऑर्डर आपकी यू कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर द एनी ट्रिब्यूनल, एनी कोर्ट, एनी हाई कोर्ट, एनी सिविल कोर्ट, आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं। ये किस देश का न्याय है। कलेक्टर, इसका मतलब है कलेक्टर को एक मोहरा बना दिया गया और उसके साथ में वो जिसको चाहे उसको जमीन को दे दे, जिसको चाहे उसकी पार्सलिटी। यानी मैंने जमीन को आपको दिया है, मान लीजिए वक्फ बोर्ड को मैंने अपने 5 एकड़ जमीन दे दिया, अब वक्फ बोर्ड डाइल्यूट हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी जमीन को वापस कर दिया जाए। तो फिर इसके लिए आपने क्या प्रोविजन किया, कुछ भी नहीं किया है। यदि ये किया है तो हमारे, यदि मान लीजिए पूर्वजों ने दिया है तो आज उनके वारिश में हम लेना चाहते हैं। और ये इसी तरह से यदि हमारे वारिस यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान रहते हैं या किसी का बांग्लादेश रहता है, तो उसके लिए आपने क्या प्रोविजन किया है, कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए आपने कलेक्टर के पास में रख करके सारे पावर्स को खत्म कर दिया कि इसके आगे अपीलेंट कोर्ट नहीं जाएगी। इसीलिए आपने बोला कि 10 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और इस बिल के आने के बाद इनको हम जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने आप देखेंगे कि भारत देश का बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है, डेली का डेली दिखता है उसमें कि कितनी केसेस आज फाइल हुई, कितनी आज शॉर्ट आउट हुई, कितनी उस डिस्प्ले में डिसॉल्व हो रही, कितनी डिसमिस हो रही है, कितना इशूड नोटिस हो रहा, सब देख लीजिए आप। तो आपको यह पता चल जाएगा लॉ मिनिस्टर साहब को कि ये जितना वो डेटा दे रहे हो कितना सही है, कितना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ में पॉइंट नंबर 7, इन्होंने इसके साथ में यह भी बोला है कि नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ में इन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें आ रही है, लाइट को थोड़ा सा ब्राइट कर, इसके साथ में इन्होंने ये बोला कि 1954 के बाद से, जब 1954 में आया बिल, तो 1954 में जब बना था तो उस समय पर यह था कि वक्फ बोर्ड बिल में कोई भी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। उसके बाद 1995 में जब आया तो इसमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई, 2013 में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पूरी कर दी गई, तो फिर 2025 में आपने ले आकर के क्यों इसको फिर से बंद कर दिया। अर्थात अब वक्फ बोर्ड में कोई भी ज़मीन हम आप जैसे जितने व्यक्ति खड़े हैं वो कोई भी नहीं देंगे। तो फिर क्राइटेरिया क्या डिफाइन की जाएगी, क्राइटेरिया ये लगाए को कम से कम मुस्लिम प्रैक्टिशनर होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अर्थात 5 साल उसकी कम से कम मिनिमम उसकी वो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस में क्या है, वो नमाज अदा करे, नमाज अदा करे। इसका मतलब अब ये नहीं डिसाइड है कि नमाज अदा करने, वो कौन उसको डिसाइड करेगा कि नमाज अदा करता है या नहीं करता है। क्या वो कोई वहाँ पर रजिस्टर लेके बैठेगा कि नमाज अदा करने वाला व्यक्ति फला व्यक्ति आ रहा है और डेली रजिस्टर में एंट्री है, 70% रजिस्टर में एंट्री है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि पास्ड आउट है। और इसका मतलब है कि 30% कम हुआ तो इसका पास्ड आउट का सर्टिफिकेट नमाज अदा करने वाले व्यक्ति पर नहीं आएगा। तो फिर किस पे आएगा, इसका मतलब उसकी ज़मीन है उस पर नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब वो वक्फ बोर्ड का मेंबर्स में जो प्रैक्टिस ज़मीन कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो सारी चीज़ों को लेकर के वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, इसी के साथ में इन्होंने यह भी बोला कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, पॉइंट नंबर 9 पर हूँ, ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 9 में 12 साल तक कोई भी व्यक्ति को ज़मीन में उस तरह से काबिज है तो वो उसमें उसका काबिलाना वो कब्जा का हक बन जाएगा।
तो यह कहीं न कहीं प्रॉपर्टीज़ को, हमारी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टीज़ को धौंस दिखा करके किसी व्यक्ति ने, किसी कंसर्न व्यक्ति ने यदि मान लीजिए कि उसने कब्जा कर लिया है, तो फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को पुलिस भी नहीं जाएगी कुछ भी टच करने। आज पर लॉ हो गया 12 साल के बाद, तो आपने कहीं न कहीं पर पूरे भारत देश में ज़मीनों को लेकर के, जो पूरे भारत देश में सारी चीज़ें अफरा तफरी थी, उसको कहीं न कहीं बढ़ावा, अर्थात इनलीगल इंक्रोचमेंट को आपने बढ़ावा दिया है और बढ़ावा देने की आपने कोशिश किया है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट इसी के साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, पॉइंट नंबर 10 पर ध्यान रखना, वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पूरा जजमेंट दिया और उस जजमेंट में उन्होंने स्पष्ट बोला कि भारत देश की जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन इस जजमेंट के आधार पर कहीं न कहीं पर यह पूरी तरीके से ये लागू होंगी। तो फिर लागू होंगी तो फिर क्वेश्चन क्या उठा कि भारत देश के पार्लियामेंट में नया बिल लाया गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जहां हमने पूरा उम्मीद किया था कि हो सकता है कि वो बैक करें, रिवर्ट करें कि इनमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी कमियां हैं, तो कमियां क्या क्या रही, कमियों में कौन कौन से सदस्य आए, कमियों में क्या क्या ड्राफ्टिंग इलीगलिटीज़ थी, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी बोल रहे हैं और आपके सामने भी बोल रहे हैं। इन्होंने जो 22 लोगों की सदस्यीय टीम बनाई थी, उसमें से इन्होंने, मैंने आपको बता दिया 10 नॉन मुस्लिम थे, इसके बाद 4 जो है तो 10 मुस्लिम, 4 नॉन मुस्लिम, 4 नॉन मुस्लिम में 3 MP हो गए जो कि कंसर्न के ही होंगे, आप जान ही रहे हैं। एक्स IAS ऑफिसर हो जाए, 2 फॉर्मर जजेस होंगे, ये भी आप जान रहे, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल सारे बनाए जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल कमेटी है। इसके साथ में जो फॉर्मर जजेस के अलावा एक एडवोकेट होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, इसके साथ में जो वेरियस 4 फील्ड के लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग जो ला दिया गया, वो तो कहीं न कहीं जिसके लिए वक्फ बोर्ड था, मुस्लिमों को लिए, मुस्लिमों के हित के लिए, पूरे देश की जनता के लिए जो आया गया, बनाया गया, उसको तो आपने पूरी तरीके से उसकी आत्मा को ही ध्वस्त कर दिया, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट तरीके से बोला गया है। इसके साथ में पॉइंट नंबर 11, जो इस पूरे बिल में एक्ट बन करके आया, जो इसको रेगुलराइज करेगा, अर्थात जो DM के अलावा जो सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज बनेगी, सेंट्रल फॉर जो काउंसिल बनाया जाएगा, उसका जो चेयरमैन होगा, वह भी ध्यान रखना है, वो कौन होगा, नॉन मुस्लिम होगा, मुस्लिम वो भी नहीं बनेगा। अर्थात उसके पास ऐसे ही समझने की जरूरत है जैसे लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर का पद होता है। यदि हम लोकसभा में कहें तो स्पीकर कह दे और राज्यसभा में कहते तो उपराष्ट्रपति का पद बैठे रहते हैं, उपसभापति महोदय, जिनको हम धनकर साहब कहते हैं। ऐसे जो पद होंगे, उस पदों को लेकर के इन्होंने इसको भी अलग कर दिया। इसके साथ में हमने आपसे यह भी बोला है कि ये जो सारी चीजें आई, ये सारे के सारे नॉमिनेटेड होंगे, देयर इज ऑल आर द नॉमिनेटेड, यानी पॉइंट नंबर 12 है, ध्यान रखना, सारे मेंबर्स क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। अर्थात इनकी नियुक्ति कैसे होगी, नॉमिनेटेड होगी। तो इसमें हम कैसे श्योर कर पाएंगे कि ये व्यक्ति हमारा है, कि आपका है, कि आपका है, कि मुस्लिम है, कि नॉन मुस्लिम है, कि हमारे रिलीजन्स को सिक्योर करेगा कि नहीं करेगा, या हमारे बारे में बात करेगा नहीं करेगा। इसके साथ में ये जो 100% पूरा का पूरा ये जो लोग हैं, वो कौन से लोग हैं, पूरे के पूरे सारे नॉमिनेटेड वक्फ बोर्ड के लोग हैं। उसमें सारे चीज़ों को लेकर के मैंने आपसे बोला था, ये सारी चीज़ें अव्यवस्थाएं हैं, ये कमियां हैं इस बिल में, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, पर मेरे नज़र में ये डॉक्यूमेंट्री रूल्स पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ के रूप में सबरीमाला का जो जजमेंट है, और उसके साथ में और भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जो जजमेंट हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। और उस कानून के द्वारा, उसमें स्पष्ट लिखा है, कानून के द्वारा, कानून के लिए संवैधानिक पदों पर रहते हुए सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए ये सारी चीज़ों को ये बोला गया है। तो ये सारे जजमेंटों के साथ में मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हुई हैं इलीगलिटीज़ के आधार पर, हम इसको कल सुप्रीम कोर्ट में, यदि हमें कल कोर्ट अलाउ करती है तो कल इस पर हम स्टे ऑर्डर, और साथ में आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें इशूड नोटिस, दोनों चीज़ के लिए कर हम कोशिश में रहेंगे। इसके लिए आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।